तो बात करेंगे सबसे पहले रिफॉर्म्स की, जो है अंडर कैटेगरी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिफोर 1996, यानी 1996 के पहले क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं वो हम जानेंगे। तो इसके अंडर लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज आता है, डेप्यूटेशन टू इलेक्शन कमीशन आता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रपोजर्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, बूथ कैप्चरिंग और इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो आइए जानते हैं इन सबको इन डिटेल में। तो सबसे पहले लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज। देखिए, जो इलेक्शन का जो वोटिंग एज था वो हमारे संविधान के हिसाब से 21 ईयर्स था, लेकिन बाद में इसको घटा के 18 ईयर्स कर दिया गया। तो ये हुआ कब? ये हुआ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा। तो 1988 से जो एलिजिबल वोटिंग एज है वो 21 साल से घटाकर 18 ईयर्स कर दिया गया है। दूसरी बात आता है डेप्यूटेशन टू इलेक्शन कमीशन। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो जॉब है वो बहुत ही बड़ा जॉब है, बहुत ही टीडियस जॉब है एक इलेक्शन कंडक्ट करना। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये बड़ा जॉब है, इसके लिए बहुत सारे स्टाफ लगेंगे। अब इतने सारे स्टाफ की रिक्रूटमेंट तो क्या क्या नहीं जा सकता है। इसीलिए एक प्रोविज़न लाया गया 1988 में, जिसमें कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनको डेप्यूटेशन पे इलेक्शन कमीशन का जॉब उनसे कराया जाए। तो ये प्रोविज़न आया 1988 में। सो इस इन ऑफिसर्स का काम है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, या उसका रिवीजन करना, या उसमें कुछ करेक्शन है तो ये सब करेक्शन करना। तो इन सारे ऑफिसर्स को जिनको डेप्यूटेशन पे बुलाया जाएगा, जब वो डेप्यूटेशन में रहेंगे तब उन पे कंट्रोल, सुपरिटेंडेंस और डिसिप्लिन जो है वो इलेक्शन कमीशन का रहेगा। यानी भले ही वो किसी और डिपार्टमेंट के हो, लेकिन जब तक वो डेप्यूटेशन में बुलाए गए हैं उस पर उनका कंट्रोल सिर्फ इलेक्शन कमीशन का होगा। तो ये प्रोविज़न लाया गया। तीसरा आया इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ प्रपोजर्स। तो 1988 से पहले जो इलेक्शन होते थे उनमें नंबर ऑफ़ प्रपोजर्स बहुत कम थे, काफ़ी कम थे। अब कितने प्रपोजर थे इसका आपका होमवर्क है कि आप इनको कमेंट करके हमें बताएं कि 1988 से पहले जो जो भी इलेक्शन होते थे राज्यसभा के, तो उसमें नंबर ऑफ़ प्रपोजर्स कितने थे। तो 98 में क्या हुआ, ये नंबर को इंक्रीज़ कर दिया गया और इसको कर दिया 10% ऑफ द इलेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। यानी अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लीजिए 100 आदमी है तो उसका 10% यानी 10 आदमी, तो 10 आदमी को प्रपोज़ करने पड़ेगा किसी भी मेंबर को जो कि इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तभी जाके वो उसका नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसको अभी कर दिया 1988 के बाद 10% या फिर 10 इलेक्टर्स, यानी या 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंसी होना चाहिए, या 10 मेंबर होना चाहिए, जो भी कम अमाउंट, जो भी कम आंकड़ा हो। यानी कि अगर मान लीजिए 200 इलेक्टर्स हैं तो उसका 10% हो जाता है 20 पीपल। तो 20 पीपल की लेने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में जो सबसे कम आंकड़ा है वो 10 आदमी का है, तो 10 आदमी को उनको प्रपोज एज अ प्रपोजर उनके नॉमिनेशन पेपर पे साइन करना पड़ेगा। तो ये हुआ तीसरा रिफॉर्म। फिर चौथा आया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रपोजल वो है वो 1989 से डाला गया है। तो पहले के इलेक्शन जो होते थे वो बैलेट पेपर से होते थे। तो इसको ऑटोमेटिक करने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि इसका प्रपोजल 1988 में दिया गया, बट ईवीएम्स का जो यूज़ है वो फर्स्ट टाइम 1998 में किया गया इन दी इलेक्शंस ऑफ असेंबलीज ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो इन 3 स्टेट के इलेक्शन में ईवीएम का फर्स्ट टाइम में यूज़ हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में यूज़ हुए एज अ एक्सपेरिमेंटल मेजर, यानी फुल फ्लेज सारे असेंबली के लिए ईवीएम्स का यूज़ नहीं किया गया। तो गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जनरल असेंबली के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम ईवीएम का यूज़ पूरे असेंबली में किया गया इन द ईयर 1999। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में। नेक्स्ट, बूथ कैप्चरिंग। अब 1989 में एक और प्रोविजन लाया गया कि अगर मान लीजिए किसी भी पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग बूथ पे कैप्चरिंग हो जाता है, बूथ को कैप्चर कर लिया जाता है, तो ऐसे केस में उस पोल के जो वोटिंग रिज़ल्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर उसको एडजॉर्न कर दिया जाएगा, उसको स्टॉप कर दिया जाएगा वहाँ उस बूथ पे पोलिंग करना। तो बूथ कैप्चरिंग में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है सीजर ऑफ पोलिंग स्टेशन एंड मेकिंग पोलिंग अथॉरिटीज़ सरेंडर बैलेट पेपर्स और वोटिंग मशीन। तो मान लीजिए किसी भी पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग हो रहा है, वहाँ पे ज़बरदस्ती आके बंदूक दिखा के या चाकू दिखा के आप पोलिंग स्टेशन को पूरी तरह से सीज़ कर देते हो, और जो भी पोलिंग अथॉरिटी है उनको बोलते हो कि जितने भी बैलेट पेपर है या ईवीएम मशीन है वो आप सरेंडर कर दो। तो जिसने कैप्चर किया है वो अपने मनमाने हिसाब से वोटिंग करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट सीजर ऑफ पोलिंग स्टेशन। सेकंड आता है टेकिंग पोजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन एंड अलाउइंग ओनली वन ओन सपोर्टर्स टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज। तो ऐसा करना कि पोलिंग स्टेशन का पूरा पोजेशन ही अपने हाथ में ले लेना,
और अपने जो सपोर्टर है उनको ही अलाउ करना कि आप वोटिंग डालो। जो अपोजिशन, जो आपको लगता है कि जो पार्टी, जो आदमी आपके फेवर में वोट नहीं देगा, उनको अलाउ ही मत करो पोलिंग स्टेशन में जाने के लिए। तो ये दूसरा केस हो गया बूथ कैप्चरिंग का। तीसरा है थ्रेटनिंग एंड प्रिवेंटिंग एनी इलेक्टर फ्रॉम गोइंग टू पोलिंग स्टेशन। तीसरा है आप वोटर्स को, इलेक्टर्स को पोलिंग स्टेशन पे जाने ही मत दो, आप डरा धमका के उनको घर पे ही बिठा दो। तो ऐसे में सिर्फ वही लोग वोट करेंगे जो जिनको आप चाहते हैं। तो ये हो गया, ये भी बूथ कैप्चरिंग हो गया। और चौथा जो केस है वो है एट द टाइम ऑफ वोटिंग काउंटिंग। जब काउंटिंग होगा वोटिंग का, तो उस टाइम पे ही उस जगह को सीज़ कर लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना और अपने मन मुताबिक अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करा देना। तो ये सारे केसेस आते हैं हमारे बूथ कैप्चरिंग में। तो 1989 में एक रेजोल्यूशन, मतलब एक ऑर्डर पास किया गया जिसमें बोला गया अगर कहीं पे भी बूथ कैप्चरिंग का कोई भी केस आता है तो उस बूथ का रिज़ल्ट को माना नहीं जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, उसको काउंटर मैंडिंग ऑफ इलेक्शन माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा पांचवा केस। और जो लास्ट में एक रिफॉर्म लाया गया वो है इलेक्टर्स फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया गया। तो 1993 से पहले जो इलेक्शन होते थे उसमें वोटर्स आईडी कार्ड इशू नहीं किया जाता था। उसमें बस आपका नाम इलेक्टोरल रोल पे है, आप अपना कोई भी आईडी प्रूफ दिखाओ और अपना इलेक्शन का वोट डाल दो। तो ऐसे में क्या होता था कि बहुत ही बोगस लोग आके, फ्रॉड लोग आके किसी और के नाम से वोटिंग कर देते थे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए 1993 में रिफॉर्म लाया गया जिसमें बोला गया कि इलेक्टोरल रोल पे जितने भी नाम हैं सबको एक इलेक्टर्स फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाए, यानी वोटर्स आईडी कार्ड इशू किया जाए। तो इस वोटर आईडी कार्ड में आपकी डिटेल्स होंगे, आपका फ़ोटो होगा, वो दिखा के ही आप वोटिंग कर सकते हैं। तो इलेक्टोरल रोल जो है वो है आपका बेसिस फॉर इशूइंग ऑफ इलेक्टर्स फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब इलेक्टोरल रोल जो है वो एवरी ईयर 1 जनवरी को अपडेट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, रिवाइज़ किया जाता है, क्योंकि नए नए वोटर्स हैं जो कि 18 साल कंप्लीट होने के बाद रजिस्टर करेंगे। कुछ ऐसे इलेक्टर्स होंगे जो एक्सपायर्ड हो गए हैं तो उनका नाम डिलीट करना पड़ेगा। तो एवरी ईयर जनवरी 1 को इनको कट ऑफ डेट रख के इनको रिवाइज़ किया जाता है और नए नए इलेक्टर्स वोटिंग आईडी कार्ड इशू किया जाता है। तो ये जो काम है एपिक का वोटिंग कार्ड इशू करने का, ये एक कंटिन्यूस और ऑनगोइंग प्रोसेस है। कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं कर सकते कि दिस डेट ऑफ द ईयर यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर एपिक कार्ड, क्योंकि हर महीने हर साल कोई ना कोई 18 ईयर से अबव होते जाएंगे और उनका नाम एनरोल किया होता रहेगा। तो ये थे कुछ रिफॉर्म्स जो 1996 के बाद आए। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज टू 18 ईयर्स, डेप्यूटेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रपोजल 10% या 10 पीपल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ करना, बूथ कैप्चरिंग पे क्या एक्शन होना चाहिए वो डिसाइड करना, और इलेक्टर्स फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू करना।